हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 10 जून 2024 की। पिछले 2 दिन 8 जून और 9 जून को किसी कारण की वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया था। आज हम जो 2 दिन पीछे छूटा उसको कवर करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा चला जाए। और एक बात और देखिए, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है ताकि हमें समाज में या देश दुनिया में क्या बदलाव हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग तक जो भी चीजें मेन मुख्य खबरें आप तक पहुंचती रहे, ताकि वीडियो के माध्यम से आप लोग इस चीज को देखें और समाज में क्या हो रहा है इसको जानें। हम बात करेंगे आज हम जो जो 8 जून था उस दिन जो चर्चा में था वो था रेपो रेट। क्या है रेपो रेट, को संचालित कौन करता है, ये किस प्रकार कार्य करता है। दूसरी बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, ये क्या होता है बात। और तीसरी बात आपका जो आज ट्रेंड में चल रहा है वो नोटा ट्रेंड है। ये नोटा ट्रेंड का इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम रेपो रेट देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रेपो रेट क्या। देखिए, अभी रेपो रेट समझने से पहले हम बात करेंगे रेपो रेट होता क्या है, इस बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें एक संस्था है जिसका नाम है एमपीसी, जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। ये जो है भारत सरकार द्वारा 27 जून 2016 में लाया गया। 27 जून 2016 में इसको लाया गया। इसका जो काम होता है, ये जो है जिसके द्वारा हम केंद्रीय बैंक ब्याज दर को नियंत्रित करते हैं, जो केंद्रीय बैंक ब्याज दर उसको नियंत्रित करते हैं। और दूसरी बात जो है, ये मुद्रा के प्रवाह को बनाए रखता है, मुद्रास्फीति को। और तीसरा बात है, ये मूल्य को स्थिर बनाए रखता है। चौथी बात है कि उस विकास दर के लक्ष्य को मतलब उच्च विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये जो है आपका एमपीसी, इसका काम होता है। अब थोड़ा सा और हम इस पर चर्चा करेंगे। जो ये एमपीसी है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। एमपीसी में टोटल जो है मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें डिवाइड होते हैं। 3 सदस्य जो आते हैं वो आरबीआई की तरफ से आते हैं, 3 सदस्य जो आते हैं वो आरबीआई की तरफ से आते हैं, और 3 सदस्य भारत सरकार की तरफ से आते हैं। जो ये 3 सदस्य होते हैं, जिसमें पहला सबसे आपका नंबर 1 जो अध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं वो आपके आरबीआई गवर्नर होते हैं। और दूसरा जो होते हैं डिप्टी गवर्नर, और तीसरा जो आपके होते हैं वो केंद्रीय बोर्ड के अधिकारी के रूप में कोई हो सकता है। तो हम बात करेंगे एमपीसी में टोटल जो आपके सदस्य 6 सदस्यीय प्रणाली है, जिसमें 3 जो सदस्य आरबीआई की तरफ से आते हैं, जिसमें आपके गवर्नर होते हैं अध्यक्ष के तौर पे, दूसरा डिप्टी गवर्नर होते हैं, तीसरा आपका जो आते हैं वो केंद्रीय बैंक अधिकारी, केंद्रीय बोर्ड की तरफ से कोई अधिकारी चलाते हैं। और इधर जो टीम है भारत सरकार की ओर से, तो भारत सरकार जिनको भी भेजना चाहे वो भेज सकता है। तो टोटल 6 सदस्य है। अब देखिए, इसमें होता क्या है, हम बात करेंगे जो ये काम कैसे करता है। ये जो रेपो रेट है इसकी दर को निर्धारित करता है कि रेपो रेट कितनी होनी चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा गया कि रेपो रेट जो है मौद्रिक नीति समिति, मतलब मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, शॉर्ट कहेंगे एमपीसी, इसकी बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन में कहा क्या गया कि रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का निर्णय है। मतलब जो रेपो रेट है अगर 6.5% है, ये जितना पहले था आज भी उतना रहेगा। मतलब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। अभी अपने आगे रेपो रेट के बारे में बताएंगे, रेपो रेट होता क्या है। दूसरी बात हम चर्चा करेंगे कि लगातार 8वीं बार एमपीसी द्वारा कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया गया है। मतलब ये लगातार 8वीं बार है जिसमें रेपो रेट की दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और निर्णय लिया इसमें फरवरी 2023 में आखिरी बार सबसे बड़ा था। फरवरी 2023 में आखिरी बार सबसे रेपो रेट अधिक था, लेकिन अब जो है इतनी बार रुका हुआ 8 बार से। अगली बात ये देखिए, ये रेपो रेट में कमी क्यों नहीं की गई, इसका रीजन है कि भैया क्यों रेपो रेट में कमी नहीं की जाएगी। ठीक है, देखिए क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति दर 4% थोड़ा सा ऊपर उठा है, और यह सितंबर 2023 से आरबीआई की थ्रेशोल्ड लिमिट के भीतर है। अब देखिए क्या है कि ये जो आरबीआई होता है वो अपना जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट, वो इसका होता है 2% से 7%, 2% से 4%। मतलब अपना जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2% के लेकर मतलब कम से कम 2%, और जो आपका जो है ये 6%। देखिए लिखा गया 4%। तो 4 का +2, तो 4 में +2 करेंगे 6 की तरफ जाएगा, और 4 - 2 करेंगे 2 की तरफ। मतलब कम से कम 2% होना चाहिए, अधिक से अधिक 6%। और जो आपका बैलेंस होना चाहिए वो 4 होना चाहिए।
तो ये इसमें देखिएगा 2 से 4% होना चाहिए। इसके बाद बावजूद भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब देखिए जो रेपो रेट है, अब ये न बदलने के कारण क्यों नहीं बदला गया, अगला दिया कारण क्या है कि 8 बार बदलाव मुद्रास्फीति 4% से नीचे नहीं गई है। ये दिया गया कि कारण क्या रहा, क्यों नहीं बदला गया, क्योंकि 8 बार से जो बदलाव मुद्रास्फीति 4% से नीचे नहीं गई है। और 2024 के प्रारंभ 4 महीने में जो ये रेपो रेट है वो कितना जनवरी में आपका 5.10% और जो आपका फरवरी में है 5.09% और जो आपका मार्च में 0.485% और अप्रैल में आपका जाएगा 4.83%। मतलब ये एवरेज रहा आपका इस पिछले 4 महीनों में। इसके बाद रेपो रेट का अर्थ क्या है, अब हम समझते हैं कि रेपो रेट का अर्थ क्या है बेसिकली। ठीक है, देखते हैं कि जो रेपो रेट का अर्थ है ये एक प्रकार का दर है। रेपो रेट एक प्रकार का दर है जो बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। मतलब कि जब कोई बैंक आरबीआई से कोई कर्ज लेता है तो आरबीआई जो है कुछ दर पे पैसा देती है। जैसे हम किसी के पास पैसा लेने जाएंगे तो वो भी तो हमसे पैसा लेंगे तो वो एक कंडीशन रहेगा, किसी दर पे पैसा हमें देगा, तो वो जो दर पे दे रहा है वो आपका ब्याज दर हो जाएगा। उसी प्रकार रेपो रेट भी ब्याज दर है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को लगाया जाता है, क्योंकि बैंक के पास इतना कभी पैसा नहीं होता है कि जो दूसरे को ऋण दे सके। इसीलिए बैंक क्या करता है, आरबीआई से पैसा लेता है, वो पैसा जिस दर पे लेता है उसे तो रेपो रेट बोलते हैं, रेपो रेट। इसके बाद अब जब रेपो रेट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात जो बैंक है उनके पास हम जब कर्ज ले जाएंगे तो हमें भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें जब अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाना होता है तो रेपो रेट में थोड़ा सा वृद्धि किया जाता है। अभी कहेंगे कि रेपो रेट में वृद्धि करने से अर्थव्यवस्था में कैसे बड़ी वृद्धि होगी। देखिए जैसे कि हम यदि मान लीजिए कि कोई बैंक है, वो बैंक आरबीआई से पैसा लेने के लिए आता है, बैंक आरबीआई ने क्या किया कि जो पैसा दिया वो हाई रेट पे ज्यादा रेट पे दिया। तो जब बैंक आएगा वो अपने पास पैसा लेकर के आएगा, जब वो हम लोग को देगा पैसा तो वो पैसा जो 8% पे लेकर के आया तो हमें 8% देगा नहीं, कुछ रख के तो हमें देगा। तो मान लीजिए 10% पे देगा, अब 10% कोई ब्याज दर है तो हमारे ज्यादा हो जाएगा, तो हम सोचेंगे हम पैसा इसमें न लेकर के हम कुछ समय बाद लेता है, जब रेपो रेट कम हो जाएगा, जब ब्याज दर कम हो जाएगी तो हम पैसा न लेंगे। इसी जो है अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। इस प्रकार देखिएगा बैंक आरबीआई से जो ऋण लेता है तो हाँ आरबीआई जब कोई बैंक आरबीआई से लेता है तो आरबीआई उस पर जो दर लगाती है वो रेपो रेट होता है। बैंकों के लिए उधार लेना महंगा होगा और ब्याज दर ज्यादा मिलेगा। जब बैंकों को ब्याज दर महंगा पड़ेगा तो आम आदमी को भी उसमें ब्याज महंगा पड़ेगा। हम बात करेंगे कि बैंक जो है बैंक ब्याज दर अधिक देगा तो बैंकों से उधार लेना महंगा पड़ जाता है, वही बात कहा जा रहा है। इसलिए हम उधार लेना बंद करेंगे तो अर्थव्यवस्था वृद्धि होगी। दूसरी बात लीडर ऑफ अपोजिशन, हम थोड़ा सा लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में जानेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, चलेगा ठीक है। देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा गया कि आप जो है लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन के पद को स्वीकार करिए। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन का पद क्या होता है, कब से सृजित हुआ है, यह नोट करिए। देखिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है वो 1969 से आया है, 1969, ठीक है। तब तक आप कमेंट बताइए कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद 1969 में, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री कौन था, तब तक बताइए आप लोग। चलिए हम देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है। जो सत्ताधारी दल है, वर्तमान में जो एनडीए गठबंधन द्वारा सरकार बना है वो सत्ताधारी दल है। उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है अर्थात इंडिया गठबंधन, वो दूसरी पार्टी है। तो उसमें हम जो लीडर ऑफ अपोजिशन का निर्माण हम कंडीशन के अनुसार करते हैं, कुछ कंडीशन होता है। आप देखिएगा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो सत्ताधारी दल के बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी होती है उसका एक प्रमुख नेता होता है, उसका एक मतलब जो नेता कर सकते हैं वहां। देखिएगा हम बात करेंगे इसके इतिहास में, मैंने बताया कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जो है 1969 में आया है। अब इसके नियम का है, कौन लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है, इस पद पर कौन बैठता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है
पार्टी के पास सदन की बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित कोरम के बराबर सीट होनी चाहिए। इसमें देखिएगा, जैसे लोकसभा में टोटल सीट जैसे मान लें 543 सीटों का चुनाव हुआ है, तो इसमें जो होता है इसका जो 10% सॉरी हाँ 10वां भाग, अगर इसका 10वां भाग निकालेंगे तो लगभग आपका 54.3 आएगा, लगभग 10 पे 55 आएगा। तो जिस मतलब पार्टी के पास 55 सीटें होंगी, उसी का एक आदमी जो है, एक सदस्य जो है वो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन पद पर बैठेगा। वर्तमान समय में आप जानते हैं इस बार जो चुनाव हुआ इसमें आपको कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी तो वो सत्ताधारी दल होगा, और दूसरी पार्टी आपकी जो है वो कांग्रेस, जिसको 99 सीट मिली है, जो 55 से ज्यादा है, 55 मतलब 55 सीट से कई ज्यादा है। इस वजह से इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भरा जाएगा। 2019 में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जो खाली था उस पर कोई नहीं, क्योंकि सत्ताधारी दल के बाद कोई दूसरी पार्टी नहीं थी जिसके पास 55 सीटें, अकेले 55 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा 2019 था उसमें जो कांग्रेस को केवल 44 सीटें प्राप्त, इस वजह से 2019 में लीडर अपोजिशन पद का जो है पद खाली रह गया था। अब बात करेंगे इस बार तो 2024 में 99 सीटें मिली हैं। ठीक है, ये आपका था लीडर ऑफ अपोजिशन। अब हम बात करेंगे अगली खबर जो है नोटा ट्रेंड। देखिए नोटा ट्रेंड क्या है, ये 10 जून की खबर है। इसमें क्या है कि जब आप वोट करने के लिए जाते हैं चुनाव में, तो वोट करने के बाद आपके सामने जो ईवीएम मशीन होता है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो उस कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह होता है। तो उस चुनाव चिन्ह में आपको किसी एक व्यक्ति को चुनना होता है। आप माने आप जाते हैं उन जो व्यक्ति दिए गए हैं उन व्यक्तियों में से जो कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट में से आपको कोई पसंद नहीं है। आपको पता कि सब जो है, हर एक आदमी जो है कोई मतलब क्रिमिनल है, कोई किसी का व्यवहार सही नहीं है, आपको कोई उसमें पसंद नहीं है। तो उसमें इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं नोटा। क्या बोलते हैं? नोटा। ठीक है, नोटा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द मतलब इनमें से कोई नहीं। ये एक बटन मिलता है जिसको आप दबा सकते हैं। देखिए जब ये जो आया, ये जो इसका जो गठन मतलब ये आया मतलब ईवीएम में, वो आया आपका 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इसे शामिल किया गया, क्योंकि लोगों को लगा कि इस नोटा की वजह से जो होता है हम राजनीति में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इसमें इसको दबाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ। 2014 में जब आया तो 2013 में, लेकिन जो चुनाव हुआ वो 2014 से स्टार्ट हुआ। तो 2014 जब स्टार्ट हुआ तो उस समय जो है नोटा सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था। उस समय 2014 में सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग किया गया था। जो 2014 में नोटा का प्रयोग किया गया था वो ध्यान से देखेंगे। देखिए 27 सितंबर 2013 को शामिल किया गया, लेकिन चुनाव 2014 में हुआ था आपका। तो 2014 में सर्वाधिक बार प्रयोग किया मतलब मिला कितना परसेंटेज वोटा वोट मिला था? वोट मिला था 1.08% वोटा वोट मिला था, सॉरी नोटा वोट मिला था, सॉरी। इसके बाद 2019 में जो मिला था वो 1.06% मिला था। देखिए अब धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि लोगों को लग गया कि नोटा को दबाने से राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसको जीतना वो जीत ही जाएगा। 2024 में जो नोटा वोट मिला है 0.99% वोट मिला था। अब धीरे धीरे इसका जो परसेंटेज मात्रा घटती जाए, रीजन क्या है? लोगों को पता चल गया कि इसको दबाने से कोई मतलब नहीं है। अब बात करेंगे कि 2014 में सबसे ज्यादा जो है नोटा को वोट मिला था वो नीलगिरी तमिलनाडु में है, ये पहले नंबर पे था। नीलगिरी में, तमिलनाडु में जो नीलगिरी है वहां पे सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिला था। सेकंड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ था। और बात करेंगे 2019 में, तो 2019 में जो नोटा कोड मिला सबसे ज्यादा वो गोपालगंज बिहार में है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नोटा कोड मिला 2019 में। और अब 2024 में जो नोटा कोड मिला था वो अरकुल में मिला था, आंध्र प्रदेश से अरकुल मिला था। अरकुल में आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर। देखिए पहले में तो गोपालगंज था 2019 में, लेकिन 2024 में जो होता है गोपालगंज सेकंड नंबर पे आ गया। सेकंड नंबर पे बिहार में आपका है, जो बिहार में है। तो ये आपका नोटा है। ठीक है, इसमें चलिए आज के लिए इतना ही।